हेलो एंड वेलकम टू टॉक्स ऑन ग्राउंड। दिस इज समित। आप लोग कैसे हैं? होप आपका फेस्टिवल सीजन अच्छा जा रहा है। इंडिया का तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, एक्सेप्ट ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। एंड ऑफ कोर्स बिहार में एनडीए के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ गए। और अब एक और गुड न्यूज़ आ रही है। इससे पहले कि मैं गुड न्यूज़ बताऊं, आपको बताता हूं ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई। ये कहानी स्टार्ट हुई जब ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे और पेनल्टी भी लगाई थी रशिया से तेल खरीदने के लिए। अब ये बच्चों वाली बातें हैं, मतलब पेनल्टी ये कोई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। एनीवेज इन्होंने लगाई थी और हम इनसे अब एलपीजी और तेल वगैरह खरीदना स्टार्ट कर दिया है। अब बात यह है कि भाई हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, और क्योंकि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हम तो रिफाइन करके प्रोडक्ट्स बेचते हैं और रशिया से तेल लेते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं होती हैं। कई बार जियो पॉलिटिक्स में आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट सेट इन स्टोन कि भी इंडिया ऑयल किससे लेगा। अगर कल को रशिया बहुत बड़ा डिस्काउंट दे देता है तो हम फिर से उनसे लेने लेने लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई फाइनल डिसीजन हो गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है, विथ ऑलमोस्ट $200 बिलियन ऑफ ट्रेड। और उसमें करीब $80 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, जो कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, जो कि मतलब प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग टाइप के। और उसमें हमारे टेक्सटाइल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। टेक्सटाइल्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, और फार्मा में, आईटी में। आईटी तो है ही, वो तो खैर सर्विसेज हैं। तो ये सारे बहुत ही साइजेबल एक्सपोर्ट है हमारे अमेरिका को। यस, कंपेयर टू चाइना और टू यूरोप के कुछ कंट्रीज, आर नंबर्स आर नॉट दैट बिग, बट दे आर रीजनेबल इन देयर ओन वे। अब ये जो इन्होंने टैरिफ लगाया था, ये काफ़ी हद तक हमें ये मानना पड़ेगा कि ये टेक्सटाइल्स और जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर ही इन्होंने अटेम्प्ट करा था डैमेज करने का। क्यों करा था? बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। तो इन्हें पता है आईटी में करोगे तो भाई इंडिया का उतना नुकसान नहीं होगा। एंड सो दे आर वेरी स्ट्रेटिजिक। तो इन्होंने जेम्स एंड ज्वेलरी को बहुत डैमेज करने की कोशिश करी। अक्टूबर में करीब $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ और उसमें 30% डिक्लाइन हो गया। मतलब पहले 3 बिलियन था, अब 2 बिलियन रह गया। तो एनुअलाइज बेसिस पे करीब $12 बिलियन का नुकसान है, विच इज 33% को रिकवर करना वेरी डिफिकल्ट। बट एट द सेम टाइम हमने ऑल्टरनेट मार्केट्स भी ढूंढ लिए हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के लिए। और इवन चाइना हमारी मदद कर रहा है कई चीज़ों में। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में एंड जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, योर फ्रेंड एंड एनिमीज बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है। अब आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए कि अभी पिछले 7-8 महीने से इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील की बात चल रही है और वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। ये जो पूरा मामला स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली, और मैं इसे ऑफिशियली कह रहा हूँ, ये इसलिए हुआ था बिकॉज एक मतलब ये कहते हैं कि जी फर्स्ट फेज आपका ये क्लोज होने वाला है, बट द रीजन ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड ऑनेस्टली वाज बिकॉज ट्रम्प वाज लुकिंग फॉर समथिंग जियो पॉलिटिकली। लेकिन उसका गाज आपकी इकोनॉमी पे गिरा, ये बात भी सच है। मैं आपको वो आर्टिकल दिखाता हूँ, इफ आई कैन फाइंड इट। ओके, आई कांट सी दैट। बट फंडामेंटली जो दो रीज़न दिए थे अमेरिका ने, वो ये दिए थे कि भी इंडिया इज़ नॉट ओपनिंग अप इट्स एग्रीकल्चर मार्केट एंड इट इज़ नॉट स्टॉपिंग टू बाय रशियन ऑयल। अब दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है एक तरीके से। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उन्हें इसलिए करना है बिकॉज उनके पास बहुत सारा सरप्लस है और चाइना जितना खरीद रहा था वो नहीं खरीद रहा है। तो दे वांटेड अ न्यू कंट्री। जबकि रशियन ऑयल खरीदना उनके लिए एक जियो पॉलिटिकल और उनकी करेंसी के लिए उनकी पावर स्ट्रक्चर को ही हिला देता है। तो एक वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला स्टैंड था इंडिया का। और उसके ऊपर उन्होंने 25%
एडिशनल सरप्लस टैरिफ लगाया। तो ये किस हद तक आपको क्या लगता है किस हद तक ये सक्सेसफुल हुए हैं? मैं आपको एक और न्यूज़ शेयर करता हूँ, सो यू विल गेट अनदर व्यू। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं गारमेंट्स के, वो कह रहे हैं कि जी बहुत सारे हमारे करीब $11 बिलियन के हैं एक्सपोर्ट्स, एंड 500,000 garments are sitting in towering trucks and ready for shipment, बट बायर्स को 16 से 20% डिस्काउंट चाहिए। अब इतना ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं, हमें लॉस हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली यू कैन से कि गारमेंट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी में जो जो ट्रम्प ने सोचा था, कुछ हद तक उन्होंने उसको अचीव ज़रूर करा है। आई मीन वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, बट इट डजंट मीन कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड ऑल्टरनेट मार्केट्स, और दैट वी आर नॉट helping the exporters reduce their cost so that they can uh, cut down the difference in the price because of the tariff. तो इसमें एक क्योंकि रुपी अभी थोड़ा डाउन है यूएस डॉलर के मुकाबले, तो उसमें भी 2-3-4% वहाँ मिल जाता है आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे पहले हम एक नंबर देखते हैं कि हमने अपना जो एक्सपोर्ट्स है उसका जो डिवर्सिफिकेशन है वो चालू कर दिया है। तो वो चालू करने से क्या है, अगर आपका एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं जा पा रहा, तो आप वही एक्सपोर्ट किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या फिर अफ्रीकन कंट्री या साउथ अमेरिकन कंट्री इंक्लूडिंग ब्राज़ील के साथ करोगे, या आप चाइना में भेजोगे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये लिए जा रहे हैं, और ये आपको दिखाता है, ये जो नंबर है इससे आपको पता लग रहा है कि कितने क्या वॉल्यूम्स हैं हमारे मेन एक्सपोर्ट्स के। आईटी सर्विसेज तो एक सर्विसेज का एलिमेंट है, तो वो इसमें नहीं आता है। फार्मा 25 बिलियन है, इंजीनियरिंग गुड्स करीब 60 बिलियन है, एग्रीकल्चर 35, और टेक्सटाइल्स 40। अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो टैरिफ लगे थे उसकी वजह से हमारे ऑटो कंपोनेंट्स को इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन जो जीएसटी कट हुआ उसकी वजह से जो सेल्स बढ़ी है उससे हमें डोमेस्टिक सपोर्ट मिल गया है उन ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को। हाँ, ऑन अ ईयर बेसिस वो जो इंक्रीज हुआ है ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड, वो उतना नहीं है जितना चाहिए हमें पूरे अपना लॉस कवर करने के लिए, बट इट्स स्टिल साइजेबल। अब आप देखो कि हमारा जो एक्सपोर्ट है अभी, मोर और लेस इट हैज़ गॉन, इट इज़ स्टेबलाइज्ड। तो स्टेबल है थोड़ा सा। जो जो रिडक्शन हुआ अमेरिका में वो हमने बाकी जगह से पूरा कर लिया है, और वो पूरा करने का ये मतलब है कि भी अमेरिका को एक मैसेज चला गया कि यस, आई मीन यूएस इज अ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इज इंडिस्पेंसिबल, ट्रेड तो आपको करना ही पड़ेगा। बाय द वे, आपको अगर ना पता हो, इंडिया की इकोनॉमी करीब 330 लाख करोड़ की है इंडियन रुपीस में, और करीब $4.2 ट्रिलियन है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ द डे। यूएस डॉलर $4.2 ट्रिलियन है। अब इसमें से ऑलमोस्ट 880 बिलियन एक्सपोर्ट्स, तो विच इज ऑलमोस्ट लाइक 20% ऑफ योर टोटल जीडीपी। तो 20% आपका डिपेंडेंस है आपके एक्सपोर्ट्स पे, उसमें से लेकिन जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का है वो सिर्फ 10% है, और उसमें से 20% अमेरिका को जाता है, करीब 80 बिलियन और सो। तो मीनिंग जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं वो करीब 1% ऑफ जीडीपी को आपका हिला सकते हैं एनुअली, विच इज़ अ बिग नंबर, बट इट इज़ नॉट अर्थ शेकिंग। लेकिन कई ऐसी चीज़ें उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी हैं जो बढ़ रही हैं। तो आपका आपने स्टार्ट भी अगस्त में करा है, तो साल का 5 महीने तो वैसे ही निकल गया, हमारा फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से मार्च का होता है। तो आप देखोगे ओवरऑल, अगर ये ट्रेड डील हो जाती है दिसंबर जनवरी में, तो आपका इम्पैक्ट कुछ 5-6-7 बिलियन का होगा, विच कैन बी रिकूप्ड। अब क्या है कि हमारी सरकार ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका बजट इज ऑलमोस्ट 45,000 करोड़। और ये जो 45,000 करोड़ का प्रोग्राम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और
it is really going to help the exporters. ये मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ इसके अभी। हम्म, तो ये जो टोटल आउटले है इसका, ये 25,000 करोड़ है, और ये 2025 से 2030 तक जाएगा, प्लस 20,000 करोड़ जो है वो एमएसएमई को भी जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये टोटल जो एफर्ट है वो ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो competitive होनी चाहिए। तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, डिजिटली इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्पेशली जो छोटी कंपनीज होती हैं, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैंडविड्थ कि भी वो सर्वर्स लें और पूरा नेटवर्क कर पाएँ। इसी तरीके से अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास बहुत चैलेंजेस हैं इस टाइम पे, तो इससे पेपर वर्क रिड्यूस होगा, फास्टर डिस्पर्जल होगा क्रेडिट का, ट्रेड के ऑर्डर्स का, और इससे हमारी मार्केट रेडीनेस बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेसिडेंट है राय रल्हान, वो कह रहे हैं कि मिशन से हमारी कॉन्टिन्यूटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस भी इम्प्रूव होएगी। तो आप एक बात समझिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे कोई बहुत मतलब बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट 45,000 करोड़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मे बी समथिंग लाइक 80 लाख करोड़, तो मतलब ये आधे परसेंट से भी कम है आपको दिखने में। लेकिन क्या होगा कि अगर सपोजिंग कोई एमएसएमई इज एबल टू टेक द लोन मोर इजीली, अगर उसको वो एक्सेस मिल जाए उस लोन का, टाइमली मिल जाए, उसमें पेपर वर्क कम हो, उसको वापस देने के लिए बहुत कोलैटरल ना रखना पड़े, और उसकी विजिबिलिटी इजी हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी इंडस्ट्री ओवर टाइम विल रियली रियली बिकम competitive। नॉट जस्ट दैट, आपका इंटरेस्ट रेट अभी 5.5% पे चल रहा है, और वो अगर आधा परसेंट और कम हो जाता है तो दी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग स्लाइटली सिमिलर। अब चाइना में इंटरेस्ट रेट 3-3.5% है, आपका अगर 6% है, तो 3% का गैप तो यहीं आ गया। एंड ये सेंट्रल बैंक का रेट है, तो आपको जो क्रेडिट मिलता है उसमें तो 4-5% और ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट रीपेमेंट शेड्यूल है, जो क्रेडिट एक्सेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जान के हैरानी होगी, मैं इस पे अलग वीडियो करूंगा, कि चाइना का जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ ग्रोथ है वो उनका वो स्टॉक मार्केट नहीं है। मतलब कि उनकी जो ग्रोथ का बेस है वो बॉन्ड्स है, वो लोन है, वो क्रेडिट है, इसीलिए उनका जो टोटल लोन ले रखे उन्हें उन्होंने अगेंस्ट इट्स जीडीपी, वो बहुत बड़ा है। और वो अमेरिका से भी एक तरीके से बड़ा है, लेकिन वो हिडन है। हिडन क्यों है? बिकॉज वो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है, लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से लिया हुआ है, तो इट इज लॉट ऑफ इट इज डोमेस्टिक। लेकिन इवन इन अ डोमेस्टिक डेट सिचुएशन, अभी आपने देखा था कुछ साल पहले वहाँ पे बहुत सारे रिटेल या रियल एस्टेट जायंट्स जो थे वो काफ़ी फॉल डाउन करे, और उसको वापस रिवाइव करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया में क्या है कि इंडिया का कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन क्रेडिट मार्केट काफ़ी छोटा है। तो इंडिया का इससे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल डेट है और जो इंटरनल डेट है वो कम हो जाता है। उससे हमारी competitiveness पर बढ़ जाती है, सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ जाती है, एक स्टेबिलिटी भी आ जाती है। लेकिन क्या होता है, आपका ग्रोथ कम हो जाता है, because a lot of the growth in capital market systems is based on capital। अब कैपिटल ही नहीं है अगर एमएसएमई के पास, तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा मार्केटिंग में, वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा नेटवर्किंग में, वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा टेक्नोलॉजी में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट आई थिंक अ लॉट मोर विल नीड टू बी डन। लेकिन एक चीज पक्की है, ट्रम्प नहीं जीतेगा। चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लॉट ऑफ देम आर शिफ्टिंग बेस
वो सूरत बेस्ड हैं तो वो हो सकता है दुबई से करें काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट। काफ़ी हमारे टेक्सटाइल्स के ऐसे इनपुट्स हैं जिन पे बहुत सारी ड्यूटीज़ काटी जा रही हैं, तो उनकी कॉस्ट कम होएगी, उनका क्रेडिट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो ट्रम्प ने सोचा था एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होगा इकोनॉमी पे, वो नहीं हुआ है। एंड इट इज़ अनदर डिफीट फॉर हिम। उनके डिफीट्स का कोई मतलब समबडी शुड कीप अकाउंट बिकॉज़ वो बहुत हारते हैं। इलेक्शन ज़रूर जीत गए थे वो। बाकी उनके जियोपॉलिटिकल मूव्स वगैरह तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। बट टैरिफ्स टैरिफ्स जो उन्होंने यूज़ करे हैं, वो एक मोर और लेस फेल्ड स्ट्रैटेजी है और वो अब दिख रहा है। उनके अक्टूबर में जो नंबर्स होते हैं, वो हर हर महीने उनके एम्प्लॉयमेंट नंबर्स निकाले जाते हैं, वो निकाले ही नहीं गए हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है अमेरिका में कि भई डेटा ही नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट डेटा देने को नहीं तैयार है। एनीवेज़ मेरा वीडियो का पर्पस उनको बेरेट करना, उनको चैलेंज करना नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इवन दो द चैलेंज थ्रोन बाय ट्रम्प वाज़ वेरी, वेरी स्ट्रांग, लेकिन अभी तक जो उन्होंने सोचा था इंडियन एक्सपोर्टर्स पे इम्पैक्ट होगा, वो उतना नहीं हुआ है। और बिकॉज़ गवर्नमेंट अब इंटरवीन करने लगी है, ऑब्वियसली एक आध महीने उन्होंने सोचा कि वील सी इफ वी कैन गेट द डील डन, बिकॉज़ अब डील में टाइम लग रहा है। इवन दो इंडिया ने कहा है कि भई अब हम और नेगोशिएट नहीं करेंगे। आपको करना है इन टर्म्स पे तो कर लो। तो मेरे हिसाब से माय कंक्लूजन इज़ कि इंडियन एक्सपोर्टर्स विल कम आउट ऑफ दिस मच स्ट्रॉन्गर, मोर रेज़िलिएंट और हमारे एक्सपोर्ट्स आगे जाके बढ़ेंगे इफ द ग्लोबल सिचुएशन अलाउज़। सो एनीवेज़ दिस वाज़ माय अटेम्प्ट एंड आई होप यू लाइक्ड इट। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है एंड वी विल डिस्कस more about this later on. Thank you very much for watching.